तो सभी साथियों को राम राम, नमस्ते और सत श्री अकाल। लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों बाद में होते रहेंगे। हम बात करते हैं डायरेक्ट मुद्दे की। आज का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बन जाते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। लैंग्वेज एग्जामिनर क्या करता है, थोड़ी थोड़ी चेंज कर देता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज का ये सेशन कंप्लीट जरूर देखना है, ठीक है। इस सेशन के अंदर कितने क्वेश्चन अटेंड किए वो टेस्ट सीरीज में जाके टेस्ट देना है ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है। टेस्ट सीरीज देनी कहाँ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है राज इलेक्ट्रिकल क्लासेस नाम से। ऐप को डाउनलोड कर लो, वहाँ पे जाके टेस्ट आपको देना है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन आज करवाए जाएंगे उनका टेस्ट आपको मिल जाएगा और उसको टेस्ट जरूर देख के देखना है आपको, क्योंकि हम टेस्ट के अंदर लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज करके देंगे। क्वेश्चन क्वेश्चन तो यही रहेंगे लेकिन थोड़ी सी हम लैंग्वेज जो है वो चेंज कर देंगे, ठीक है। तो आपको टेस्ट जरूर देना है। बात कर लेते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन की। सबसे पहले क्वेश्चन क्या बता रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर को ऐसे लिखते हैं भाई, ABCB। हद से ज़्यादा तो इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, ठीक है। पहले पुराने टाइम में क्या होता था ना, जैसे 2016 का एसए का एग्जाम था, उसमें फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाने लगा। फिर इनके यूज पूछे जाने लगे। अब इनकी वोल्टेज पूछी जाती है, इनकी कितने ग्रेड तक ये वोल्टेज यूज कर सकते हैं, इनके अंदर मिलाया क्या क्या जाता है, एयर सर्किट ब्रेकर क्या होता है या ABCB सर्किट ब्रेकर क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, ठीक है। तो इसके अंदर क्या पूछा गया है, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर है तो उसकी एक हानि पूछी गई है। इसकी कौन सी एक हानि है, ठीक है भाई। देखिए सबसे पहला ऑप्शन हम पढ़ेंगे, इस प्रकार के सर्किट ब्रेकर से आग खतरे की संभावना होती है। ये तो बिल्कुल जायज़ बात है। जो हम हवा के अंदर कोई भी प्रकार का सर्किट ब्रेकर खोलेंगे तो उसके अंदर आग लगने का खतरा तो भाई रहेगा, ठीक है। यही क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, यही ऑप्शन इसमें बताना था, ठीक है। कौन से का नेक्स्ट पढ़ें तो हाई स्पीड रिक्लोजर की सुविधा प्रदान करता है। नहीं भाई, ये कोई सुविधा प्रदान नहीं करता। जितने समय के लिए चिंगारी बनी रहती है वह छोटी होती है। चिंगारी छोटी नहीं होती भाई, ABCB के अंदर चिंगारी बहुत बड़ी होती है, ये भी गलत है। तेज परिचालन प्राप्त होता है, ये भी गलत है। इसका राइट ऑप्शन हमारा रहेगा सिर्फ ए। इस प्रकार के सर्किट ब्रेकर से आग लगने का खतरा रहता है क्योंकि ये ओपन होता है, बंद नहीं होता ये, ठीक है। ABCB जो होता है ओपन प्रकार का सर्किट ब्रेकर होता है, एयर सर्किट ब्रेकर। इसमें क्या होती है, जो वायु होती है वो कितने प्रेशर से गिरी जाए, यूं पूछ लिया जाए कितने प्रेशर से जो है इसके ऊपर डाली जाती है, तो आप कह दोगे 16 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। कितने किलोग्राम, 16 से लेके 20 भी लिख दोगे आप, 20, 16 से 20 पूछा जाएगा फिक्स तो इसका, ठीक है। या तो 16 ऑप्शन देगा या एग्जामिनर देगा 20। तो इतने किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर के दबाव से इसके ऊपर जो वायु है वो फेंकी जाती है। किसके लिए फेंकी जाती है, तो वो आरक शमन के लिए। किसके लिए, आरक शमन के लिए, ठीक है। अब ये हिंदी में तो ऐसे लिखेंगे ना आरक शमन, सीधी भाषा में तो नो कहेंगे हम आग बुझाने के लिए, ठीक है। अब नीचे ऐसे दिया हुआ आरक शमन के लिए, आरक शमन देखते ही हमारे फ्यूज उड़ जाते हैं कि ये बला कौन सी दे दी। तो आपको ये टॉपिक समझना है। मैं एक क्वेश्चन ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करता है। लैंग्वेज चेंज करने से हमारा दिमाग वहाँ पे आउट ऑफ हो जाता है। वैसे तो एग्जाम में बैठते हैं ना, तो बैठते हैं हमारे आधे फ्यूज तो नो उड़ जाते हैं, मेरा नहीं क्या पूछेंगे, ठीक है। हम अगर ठंडे माइंड से और बिल्कुल फ्रेश माइंड से अगर एग्जाम देना, ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन तो 6 से 7 क्वेश्चन तो आपको आते हैं और वो गलत करके आओगे आप। मैं पहले ही बता रहा हूँ, एग्जाम जैसे ही पेपर दे के बाहर निकलोगे ना, आप ये कहोगे ये क्वेश्चन तो मेरे को आता था लेकिन मैंने गलत कर, बस यही क्वेश्चन सिलेक्शन करवाते हैं। आपको आते तो हैं, आप गलत करके आओगे। 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे होंगे, बस ये 6 से 7 क्वेश्चन सही होंगे तो आपका सिलेक्शन है। इन 6-7 क्वेश्चनों की सारी माया है, ठीक है भाई। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन एयर सर्किट ब्रेकर के लिए हानि के रूप में है, तो आप कह दोगे इससे आग लगने का खतरा होता है, ठीक है। 16 से 20 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की प्रेशर से इसके अंदर आग छिड़की जाती है। अब ये यूज कहाँ करते हैं, तो एक तो ये यूज करते हैं हमारे सब स्टेशन के अंदर। सब स्टेशन के अंदर यूज करेंगे 6.6 kV से लेके 130 kV तक। क्लियर है भाई, सब स्टेशन का पूछ लिया जाए तो। ट्रांसमिशन लाइन के जो सर्किट जो पावर हाउस होते हैं उनके अंदर पूछ लिया जाए तो आप कहोगे 132 kV से लेकर 400 kV तक वहाँ यूज करते हैं। किस प्रकार के, ABCB एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। इस प्रकार के सर्किट ब्रेकर में सिर्फ एक ही खतरा होता है, वो होता है आग लगने का। कौन सा होता है, आग लगने का, ठीक है। इसके अंदर करंट चॉपिंग प्रभाव अधिक होता है। करंट चॉपिंग प्रभाव जो स्पार्किंग सी होती है ना, काफ़ी देर तक स्पार्किंग होती रहती है, तो वो करंट चॉपिंग प्रभाव होता है। तो करंट चॉपिंग प्रभाव अधिक होने के कारण अति वोल्टता की संभावना रहती है, यानी वोल्टेज फ्लक्चुएशन इसके अंदर बना रहता है, ठीक है। तो ये होता है करंट चॉपिंग प्रभाव। अब चॉपिंग प्रभाव से भी क्वेश्चन आजकल पूछे जाने लगे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जैसे ही आपको सर्किट ब्रेकर एयर, एक तो होता है ACB, इसमें कोई दबाव नहीं होता हवा का, ये हवा में ही रहता है, ठीक है। इसके अंदर एक इस प्रकार से ना एक लगा होता है आर्क, इस प्रकार से
इस प्रकार से एक छोटा सा बॉक्स लगा होता है, ठीक है, जिसको आर्क चैम्बर बोलते हैं हम, ठीक है। अब जो यहाँ पे स्पार्किंग होती है ना, कोई भी हीट होती है तो वो इनको छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर बांट देता है, और एसीबी का काम होता है इन टुकड़ों के हवा आग जो बन रही है, स्पार्किंग जो बन रही है, उसको टुकड़ों में बांटकर उसको खत्म करना। एसीबी का काम तो ये होता है। एबीसीबी का काम होता है हवा का प्रेशर देंगे, हवा का प्रेशर देंगे, आग को बुझा देंगे, तो हमारा ये हो जाएगा आर्क समान। क्लियर है भाई। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको एक भी क्वेश्चन इसमें से गलत नहीं करना भाई। क्वेश्चन फुल फॉर्म से पूछा जाएगा, या तो क्या पूछा जाएगा, ओसीबी का पूरा नाम बताओ। क्वेश्चन पूछा गया ओसीबी का पूरा नाम बताओ, तो आप कह दोगे ऑयल सर्किट ब्रेकर। इसके अंदर भरा होता है ऑयल। ऑयल होता है ट्रांसफार्मर वाला ऑयल। इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होती है वो मजबूत होती है। ओसीबी पूरा बंद प्रकार का सर्किट ब्रेकर होता है, ऐसे एक बंद डिब्बा सा होता है, ऐसे ऐसे। इसके अंदर ऐसे दो हमारे इलेक्ट्रोड आते हैं, एक मूविंग कॉन्टैक्ट होता है, एक स्थिर कॉन्टैक्ट होता है। क्लियर है भाई। आगे पूछा जाए एमओसीबी, इसको बोलते हैं मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर। इसको क्या बोलते हैं, मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब उसके बाद पूछा जाएगा आपसे वीसीबी, जो पावर हाउसों के अंदर यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, वीसीबी को बोलते हैं वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। हवा निकाल ली जाती है, अंदर पाउडर भर देते हैं। पाउडर इसलिए भरते हैं वो स्पार्किंग को खत्म कर दे जल्दी से। क्लियर है भाई। उसके बाद पूछ लिया जाएगा ईएलसीबी का फुल फॉर्म अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। यूज क्यों करेंगे, अर्थ लीकेज, जैसे ही हमारे करंट लगता है ना, तो ये अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर तुरंत सर्किट को बंद कर देता है, ये ईएलसीबी हो जाती है। एमसीसीबी भी सेम केस होता है, मोल्डेड गेज सर्किट ब्रेकर। क्लियर है भाई। उसके बाद एक आरसीडी होता है, रेजिडुअल करंट डिवाइस, आरसीडी लिख दे, रेजिडुअल करंट डिवाइस होता है हमारा, ठीक है। तो ये इस प्रकार के सर्किट ब्रेकर की फुल फॉर्म से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है। अब लास्ट का क्वेश्चन बता रहा हूँ, वो कति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। आजकल पूछा जाता है SF6 सर्किट ब्रेकर। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है सबसे पहले तो। इसकी फुल फॉर्म क्या लिखोगे, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, ठीक है। इसका मैं लिख देता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, ये इसका फुल फॉर्म है, फ्लोराइड। मैंने पूरा ही लिख दिया, ये इसका फुल फॉर्म है। इसमें करता क्या है, देखिए इसके अंदर एक गैस भरी होती है SF6। SF6 जो होता है वो SF2 के बाद SF4 में बदल जाता है, ठीक है। जैसे ही कोई ब्लास्ट की क्रिया शुरू होती है ना, तो समन के समय या आग बुझाते समय जो SF2 गैस होती है ये SF4 में बदल जाती है, इसलिए इसको बोला जाता है SF6 सर्किट ब्रेकर। क्लियर है भाई। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ज़्यादा हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पर काम करता है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा केवीए पर इसको लगाया जाता है, ठीक है। इसकी गंध जो ये गैस होती है इसके अंदर वो विषैली नहीं होती, ठीक है। जो इसके अंदर सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस भरते हैं ना, वो विषैली नहीं होती। दूसरी वो जो गैस होती है वो गंधहीन होती है, इसमें किसी प्रकार की गंध नहीं आती, गंधहीन, ठीक है। इसलिए इसका यूज करना आसान हो जाता है। इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो पावर होती है वो बहुत हाई होती है। एक बार सर्किट ब्रेकर ये चल गया ना, तो इसके अंदर गैस दोबारा भरवानी पड़ेगी, क्योंकि गैस खत्म हो जाती है इसके अंदर, ठीक है। SF2 जो होती है वो SF4 में बदल जाती है, फिर इसको दोबारा भरवाना पड़ता है। ये सिस्टम होता है SF6 का। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, आपको बिल्कुल भी गलत नहीं करना है, ठीक है भाई। तो यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा गया था हमारा ABCB का। इसका राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ए ऑप्शन लगा के आ जाना, आपका गलत हो ही नहीं सकता क्वेश्चन, ठीक है भाई। अब बढ़ लेते हैं भाई थोड़ा सा और आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन बता रहा है कि HRC फ्यूज का प्रयोग मुख्यतः निम्नलिखित किया जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन आते हैं, HRC का फुल फॉर्म पढ़ के चले गए आप, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज, और गलत कर दोगे क्वेश्चन। HRC फ्यूज के कई क्वेश्चन बन जाते हैं। एक तो इसका गुणक पूछा जाता है, फैक्टर पूछा जाता है, जो होता है 1.1, ठीक है। HRC फ्यूज का जो फैक्टर पूछा जाता है तो आप कह दोगे 1.1 होता है। HRC का पूरा नाम पूछा जाएगा, HRC का पूरा नाम पूछा जाएगा तो आप कह दोगे हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। HRC फ्यूज की खास बात पूछी जाए तो यूं कहोगे भाई ये कुछ टाइम के लिए शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड को सहन कर सकता है, कुछ मिली सेकेंड के अंदर ये सहन कर सकता है, उसके बाद भी फॉल्ट ठीक नहीं होता, यो फ्यूज उड़ जाएगा। इसके अंदर भरा क्या जाता है तो आप कह दोगे इसके अंदर पाउडर भरा जाता है। क्या भरा जाता है, पाउडर। HRC फ्यूज के ध्यान से सुन लियो, कहानी है या कहानी याद होगी, दो क्वेश्चन सही हो लिए आपके, यूँ समझो, ठीक है भाई। HRC फ्यूज के अंदर भरा क्या जाता है तो आप कह दोगे पाउडर भरा जाता है। जो HRC फ्यूज का एलिमेंट लगाया जाता है, ठीक है भाई, एलिमेंट लगाया जाता है, वो किस किस का बना होता है। यूँ क्वेश्चन पूछ लिया गया तो यूँ कह दोगे आप टीन का प्लस चांदी का, टीन और चांदी का होता है भाई वो जो अंदर एलिमेंट लगाते हैं, ठीक है। और फ्यूज तारों के वो चारों तरफ पाउडर भेज देते हैं। इस जो फ्यूज तार है ना, इसके चारों तरफ पाउडर भरा होता है, ठीक है। जैसे ये फ्यूज उड़ेगा तो स्पार्किंग पैदा करेगा, वो पाउडर क्या काम करेगा, उस स्पार्किंग को जल्दी से खत्म कर देगा,
ठीक है। जैसे हम कोई हवन यज्ञ समृद्धि कर रहे हो तो उसमें आहुति डालते हैं ना, वो आहुति कुछ ना कुछ परसेंट तो आग बुझाने का भी काम कर देती है, तो वो आहुति डाल देता है इसके अंदर ये। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको बिल्कुल भी गलत नहीं करना। अब HRC फ्यूज यहाँ कहाँ कहाँ यूज करते हैं, तो आप कहोगे जहाँ महंगी आइटम हो, जहाँ हमारे जैसे घरों के अंदर कंप्यूटर चल रहा है तो वहाँ यूज़ कर लेंगे, कोई UPS है वहाँ यूज़ कर लेंगे, कोई बड़े बड़े पावर हाउस है जहाँ VCB वगैरह लगी होती है, जिसका सेंसिंग सिस्टम होता है, सेंसर सिस्टम होता है, वहाँ यूज़ कर लेंगे, तो वहाँ यूज़ करते हैं। ये ऑपरेट कितने मिली सेकेंड में हो जाता है, कई बार ऐसे क्वेश्चन भी तो पूछ लिया जाता है, तो आप कहोगे 13 मिली सेकंड के अंदर, इतने कम टाइम में 13 मिली सेकंड के अंदर ये ऑपरेट हो जाता है, सर्किट को बंद कर देता है। अगर किसी भी प्रकार की इसको भनक भी लग जाती है ना, भी दिक्कत है, ठीक है, तो उस टाइम तो देखेगा उसको, बाद में सर्किट को कर देगा बंद। तो 13 मिली सेकंड के अंदर ये ऑपरेट हो जाता है। इसको जो विदारण क्षमता पूछ ली जाती है, विदारण क्षमता इसकी होती है MVA के अंदर, मेगा वोल्ट एम्पेयर के अंदर। ठीक है, तो ये फ्यूज सबसे ज़्यादा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा ये यूज किए जाते हैं। ठीक है, इसीलिए एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो HRC फ्यूज का क्वेश्चन ये पूछा गया है कि HRC फ्यूज के अंदर जो निम्नलिखित में से फ्यूज फेज पूछा गया, तो सिंगल फेज का आप लगा के आ जाओगे, जो गलत हो जाएगा। ये सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है आपका 3 फेज सिस्टम के अंदर। HRC फ्यूज का प्रयोग मुख्यतः निम्नलिखित में किया जाता है, तो आप कहोगे 3 फेज। अब HRC फ्यूज तो आता था आपको, आपने ये पढ़ा नहीं कि इसको यूज कहाँ करते हैं, तो बस हो लिया काम आपका। तो HRC फ्यूज का यूज करोगे आप 3 फेज सिस्टम के अंदर। जो 3 फेज की लाइन होती है ना, उनके अंदर ऐसे सीरीज में कनेक्ट होता है, ऐसे कनेक्ट होता है ये। ठीक है, इसके अंदर पाउडर भरा होता है। इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए भाई। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको बिल्कुल भी गलत नहीं करना है। ठीक है, 650 वोल्ट के ऊपर की सभी वोल्टेज के अंदर इसका यूज कर सकते हैं। 650 वोल्ट से ज़्यादा कितने भी वोल्टेज हो, इसका यूज कर सकते हैं जहाँ पे हमारी इंपॉर्टेंट मशीनें लगी हो। ठीक है, और ये सोलर सर्किट पर बेहतरीन सुरक्षा प्रदान करता है। किस पर? सोलर सर्किट पर। ठीक है, ओवरलोड पे क्वेश्चन पूछा जाए, इसमें ओवरलोड भी ऑप्शन दिया हो और शॉर्ट सर्किट भी दिया हो, तो आप शॉर्ट सर्किट के लगा के आ जाओगे। तो शॉर्ट सर्किट पे ये ज़्यादा बेहतरीन सुरक्षा प्रदान करता है भाई। एक क्वेश्चन का ना सिटी स्कैन कर लो आप। सिटी स्कैन करने का मतलब उसका कुछ भी ना छोड़ो, उसके दाया फूफा सारे क्वेश्चन काट लो, इसके बने हुए सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए, एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना होगा आपका। ठीक है भाई, तो अब इसका क्वेश्चन का सिटी स्कैन हो गया। HRC फ्यूज में से क्वेश्चन पूछा गया, तो इससे बार एग्जामिनर दे ही नहीं सकते क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं बनते ना। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। क्लियर है भाई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। अगला हमारा क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन भी फ्यूज से जुड़ा हुआ है भाई। किससे जुड़ा हुआ है? फ्यूज से। क्वेश्चन पूछा गया है फ्यूज वायर निम्नलिखित में से 2 विशेषताएं होनी चाहिए। ये क्वेश्चन अनलिमिटेड बार पूछा गया है। ठीक है, फ्यूज वायर की विशेषता क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो फ्यूज लगाया कैसे जाता है, तो आप कह दोगे फ्यूज लगाया जाता है सीरीज में। सबसे पहला काम तो ये है। दूसरा, फ्यूज किस सिद्धांत पे काम करता है, तो आप कह दोगे हीटिंग इफेक्ट पर काम करता है। ठीक है, हीट कब होगा फ्यूज? जब उसका गलनांक क्या होगा? लो होगा। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? लो होगा भाई। इसका गलनांक कम होगा। जब तो ये जल्दी से पिघलेगा, तो जल्दी से पिघलने के लिए इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, लगाया कैसे जाता है, तो आप कह दोगे सीरीज में लगाया जाता है। इसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। अब रेजिस्टेंस लो होगा तभी तो गर्म होगा, तभी तो ये पिघलेगा। ठीक है, तो उच्च प्रतिरोध होगा तो नहीं पिघलेगा, क्योंकि प्रतिरोध ही उच्च होगा। अगर उच्च प्रतिरोध के साथ उच्च गलनांक हुआ, तो गलनांक ज़्यादा हुआ तो जल्दी से नहीं पिघलेगा। मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। निम्न प्रतिरोध उच्च गलनांक हो गया तो फिर नहीं पिघलेगा। लो मेल्टिंग पॉइंट और लो रेजिस्टेंस होगा तब भी ये फ्यूज पिघलेगा, तब भी ये काम करेगा। ठीक है भाई, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए तो फ्यूज वायर में निम्न प्रतिरोध और निम्न गलनांक की विशेषताएं होनी चाहिए ताकि वो जल्दी से जल्दी पिघल जाए। क्लियर है भाई। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए तो भी आपका 1% भी गलत नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा आगे और पढ़ लें भाई। देखिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम हमारा क्या लिखा हुआ है। एक LED के लिए धारा की आवश्यकता होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। LED, सबसे पहले तो LED का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए कि LED का पूरा नाम क्या होता है। LED को क्या कहते हैं? लाइट इमिटिंग डायोड। LED का पूरा नाम क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, LED पूछ लिया जाता है, या पूछा जाएगा CFL का, यानी CFL का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप कह दोगे कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। CFL LED की फुल फॉर्म पूछी जाती है। अब LED का मान लो ये तो पूछ लिया, धारा की आवश्यकता होती है, तो आप लगा के आ जाओगे 3 और 35 मिली एम्पेयर, यानी 3 से लेके 35 मिली एम्पेयर मध्य के बीच की जो धारा होती है, इसकी इतनी आवश्यकता होती है। किसकी? LED की। इलेक्ट्रीशियन इंस्ट्रक्टर के एग्जाम में हम वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। अब इसका सिंबल कैसे होता है, तो ऐसे डायोड बना देना है आपको और 2 तीर लगा देने हैं। ठीक है भाई, 2 तीर लगा देने। यूं समझ लो 2 बंदे LED देख रहे हैं। ठीक है, ये तीर का मतलब है 2 बंदे LED देख रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा
LED मतलब ये इसका सिंबल हो जाएगा। ये दो तीर जा रहे हैं, अगर मैं ऐसे कर दूं कि ये दो तीर इसकी तरफ आ रहे हैं तो किसका डायग्राम बन जाएगा, ऐसे दो तीर आ रहे हैं तो ये कह दोगे ये डायोड बन गया हमारा फोटो डायोड। कौन सा डायोड बन गया, फोटो डायोड। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, फोटो डायोड। अब क्वेश्चन ये पूछ लिया गया कि ये जो तीर के निशान है ये ऐसे बदल दिए हमने, ये इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, तो ये कौन सा डायोड बन गया, तो आप कह दोगे ये बन गया जिनर डायोड। कौन सा डायोड बन गया, जिनर डायोड। डायोड का ना पिछला सिरा हमेशा पॉजिटिव होता है और अगला सिरा होता है माइनस, और इस पॉजिटिव सिरे को कहते हैं एनोड। क्या कहते हैं भाई, एनोड। और जो माइनस का सिरा होता है इसको कहते हैं भाई कैथोड। क्लियर है भाई, आगे कैथोड होता है, पीछे इसका होता है एनोड। क्लियर है भाई, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए तो भी आपको गलत नहीं करना है। अब हमारे मुद्दे की बात पे आ जाते हैं हम, हमारा एलईडी डायोड की। तो एलईडी डायोड किस प्रकार का डायोड है, आपसे यूं पूछ लिया गया कि एलईडी, एक क्वेश्चन का प्रॉपर सिटी स्क्वायर नहीं करोगे ना तो क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे, ठीक है। एलईडी डायोड किस प्रकार का डायोड है, तो आप कह दोगे पीएन जंक्शन प्रकार का डायोड है। किस प्रकार का डायोड होता है, ये पीएन जंक्शन प्रकार का डायोड होता है। ये किस प्रकार के प्रचालित होता है, तो आप कह दोगे ये फॉरवर्ड बायस में प्रचालित होता है। किसमें, फॉरवर्ड बायस में। फॉरवर्ड बायस के अंदर ये काम करता है। क्वेश्चन पूछ लिया गया एलईडी किस प्रकार से प्रचालित होता है, तो आप कह दोगे ये केवल फॉरवर्ड बायस ऑपरेटेड जो है डिवाइस है। क्लियर है भाई। अब क्वेश्चन पूछ लिया गया ये बनाया किससे जाता है, भाई बनती किससे है, कौन सी बला से ये बनती है, तो आप कह दोगे ये बनती है गैलियम आर्सेनाइड। आर्सेनाइड ये बनती है गैलियम आर्सेनाइड से। दूसरा पूछ लिया जाए किससे बनेगी, तो गैलियम फास्फाइड। फास्फाइड दो चीज़ों से ये बनती है भाई, ठीक है। तो एलईडी से क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाएंगे, पहले तो पूछा जाएगा एलईडी का पूरा नाम भाई, ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड। दूसरा पूछा जाएगा भाई इसका ये बना किससे होता है, किस प्रकार का डायोड है, तो आप कह दोगे पीएन डायोड है। तीसरा पूछा जाएगा इसकी धारा की आवश्यकता होती है, तो आप कह दोगे 3 से लेके 35 मिली एम्पेयर के बीच की जो धारा है ना वो इस पर काम कर जाएगी। चौथा क्वेश्चन पूछा जाएगा इसके सिंबल के बारे में, तो ऐसे इसका सिंबल बना दोगे आप। पांचवा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये बना किससे होता है, तो आप कह दोगे गैलियम आर्सेनाइड और गैलियम फास्फाइड से बना होता है। छठा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि ये किस में प्रचालित होता है, तो आप कह दोगे ये फॉरवर्ड बायस में प्रचालित होता है। इससे अलावा क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ ही नहीं सकता भाई, एलईडी से रिलेटेड क्वेश्चन इतने पूछे जाएंगे। हिंदी में क्या कहते हैं यूं पूछ लिया जाए, अब कई बार ये भी तो हमें हिंदी में तो याद रखना ही चाहिए ना, हम हिंदी मीडियम होते हैं, तो इसको बोलते हैं प्रकाश उत्सर्जक डायोड। लिख देता हूं मैं, प्रकाश उत्सर्जक डायोड, ठीक है भाई। ये इस प्रकार का डायोड होगा जिसको हिंदी में कहेंगे प्रकाश उत्सर्जक डायोड। क्लियर है भाई, ये 4-5 क्वेश्चन एलईडी से जुड़े हुए क्लियर कर लियो, आपके एक भी क्वेश्चन गलत ना होने का, ठीक है भाई। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन हो गया ना। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, जिन्नर डायोड, ठीक है भाई। ये जिन्नर डायोड क्या भला है, जिन्नर डायोड के बारे में भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जिन्नर डायोड क्या होती है। ये डायोड से रिलेटेड क्वेश्चन आपको क्लियर करने हैं, जैसे SCR डायोड क्या होता है, जिन्नर डायोड का यूज़ कहाँ करते हैं, LED डायोड का यूज़ कहाँ करते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन यूज से भी, मैंने एक चीज़ आपको हमेशा समझाई है कि आपको यूज़ हमेशा पढ़ना है इसके। अब जिन्नर डायोड की बात कर ली गई है कि जिन्नर डायोड प्रयुक्त होता है, यानी जिन्नर डायोड का यूज़ कहाँ करते हैं। तो आप जिन्नर डायोड का जब भी नाम आए तो आप यूँ समझ लेना हमारे रेगुलेटर में करते हैं भाई, जिन्नर डायोड का यूज़ करते हैं रेगुलेटर के अंदर। क्लियर है भाई। अब क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाएंगे इसमें जिन्नर डायोड के बारे में, तो जिन्नर डायोड के अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर भी एक पीएन जंक्शन होता है। जिन्नर डायोड के अंदर भी क्या होता है, तो आप कह दोगे जिन्नर डायोड के अंदर भी एक पीएन जंक्शन होता है। सबसे पहले तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि जिन्नर डायोड जो है काम किस में करता है, तो ये लगभग फॉरवर्ड बायस में काम करता है, लेकिन अगर रिवर्स बायस में काम करेगा तो ये वोल्टेज को क्या रखता है, स्थिर रखता है। वोल्टेज को क्या कर देता है, ये स्थिर कर देता है। ये दो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, ठीक है। जब रिवर्स बायस में काम करता है ना तो इसके अंदर वोल्टेज जो है स्थिर हो जाती है, बाकी ये फॉरवर्ड बायस के अंदर काम करता है। इसके अंदर सॉरी पीएन यहाँ लिखना था पीएन, तो इसके अंदर किस प्रकार का डायोड जंक्शन होता है, तो आपके देखो पीएन जंक्शन डायोड होता है। ये इतने क्वेश्चन आपके जिन्नर डायोड से रिलेटेड बनते हैं जो पूछे जाएंगे। क्लियर है भाई। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए तो भी आपका 1% भी गलत नहीं होना चाहिए भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
जर्मेनियम और सिलिकॉन होते हैं। जर्मेनियम और सिलिकॉन होते क्या हैं? तो जर्मेनियम और सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर होते हैं। सबसे पहले तो ये बात हो जाती है। क्या होते हैं ये? एक क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर होते हैं। अब इनके लिए ब्रेकडाउन वोल्टेज कितनी होती है, ये क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, जर्मेनियम की पूछा जाए तो आप कहोगे 0.3 वोल्टेज होती है। किसकी? जर्मेनियम। ये क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं? जो ना तो चालक होते हैं ना अर्धचालक होते हैं, जो 0 डिग्री पर इंसुलेटर का काम करते हैं, इसको कहते हैं सेमीकंडक्टर। क्लियर है भाई? अब सेमीकंडक्टर के अंदर एक तो जर्मेनियम का एग्जांपल होता है, एक सिलिकॉन का होता है। सिलिकॉन का होता है 0.7। इनकी ये ब्रेकडाउन वोल्टेज पूछी जाती है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिलिकॉन और जर्मेनियम की। तो इसमें से भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। राइट ऑप्शन इसका रहेगा हमारा सी। जर्मेनियम और सिलिकॉन होते हैं तो आप कह दोगे ये होते हैं हमारे सेमीकंडक्टर। क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर। इनमें से तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है एग्जाम में। जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ना तो इनमें से पूछा जाएगा कि सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या होते हैं, तो आप कह दोगे ये हमारे होते हैं सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन और जर्मेनियम। उसके बाद क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो जर्मेनियम है इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो बाह्य इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी जाए तो ये होती है 4। बाहरी इलेक्ट्रॉनों, बाहरी जो कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी जाए तो आप बता दोगे 4 होती है जर्मेनियम में। इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है जर्मेनियम का, तो आप बता दोगे 32 होता है। हम सिर्फ बात कर रहे हैं जर्मेनियम की। ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे हमारे जर्मेनियम से संबंधित। अब सिलिकॉन से क्या पूछे जाएंगे कि सिलिकॉन परमाणु के नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं, तो 14 प्रोटॉन होते हैं। कितने? 14 प्रोटॉन, और 14 क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है। अब इसका हमारा सिलिकॉन का मैंने वोल्टेज आपको बता दिया 0.7। 6 से सिलिकॉन याद कर लो, 6 से 7 याद कर लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन लाजमी है, हर बार रिपीट किए जाते हैं क्वेश्चन। किसी न किसी एग्जामिनर क्या करता है, किसी न किसी लैंग्वेज के अंदर क्वेश्चन घुमा देता है। तो इतने क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, आपको आसानी के साथ इन क्वेश्चनों का हल निकाल लेना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है हमारा मार्ग प्रकाश यानी स्ट्रीट लाइट। क्वेश्चन पूछा गया स्ट्रीट लाइट से संबंधित में कौन सा लैंप यूज करेंगे, स्ट्रीट लाइट के अंदर कौन सा लैंप यूज करेंगे, तो हमने अभी अभी पढ़ा था। आप कह दोगे स्ट्रीट लाइट के अंदर आप प्रकाश उत्सर्जक लैंप जो है, डायोड जो है वो यूज करोगे। कौन सा? प्रकाश उत्सर्जक डायोड। ठीक है, ये मैंने एलईडी बता दिया है। एलईडी फॉरवर्ड बायस के अंदर काम करता है, इसका सिंबल भी बता दिया गया आपको। ठीक है, और इसके ऐसे पूछ लिया जाए इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, तो इलेक्ट्रो ल्यूमिनियस इसका वर्किंग सिस्टम पूछा जाए तो आप कह दोगे इलेक्ट्रॉन हमारा ल्यूमिनियस, इसका काम करने का सिद्धांत पूछ लिया जाए। काम करता है ये फॉरवर्ड बायस के अंदर। क्लियर है भाई? इतने क्वेश्चन हमारे एलईडी डायोड से हो सकता है ये क्वेश्चन और रह गया हो जो एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए। अगला क्वेश्चन है हमारा जर्मेनियम के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो ये मैंने क्वेश्चन करवा ही दिया है। जर्मेनियम जो होता है उसके बाहरी कक्ष के अंदर, यानी जो बाहरी कक्ष होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो आप कह दोगे जर्मेनियम के बाहरी इलेक्ट्रॉनों में संख्या होती है 4। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, परमाणु की संख्या पूछी जाए तो आपकी हो जाएगी 32। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो रेजिस्टेंस होता है ना वो टेम्परेचर के हिसाब से ऋणात्मक होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? ऋणात्मक होता चलता है। ठीक है, माइनस में होता चलता है, इस प्रकार से भी आप कह सकते हो। तो यहाँ से क्वेश्चन उठाया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा एक सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक घटक का उदाहरण है। क्वेश्चन पूछा गया है, ये देखिए, ये एचएससी एएलएम के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है एक सक्रिय, निष्क्रिय और सक्रिय मैंने 2 प्रकार के वो करवाए थे, आपको याद हो तो। निष्क्रिय घटक कौन से होते हैं, सक्रिय घटक कौन से होते हैं, तो इसके अंदर राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन हमारा रहेगा बी, क्योंकि ये जो घटक है ना ये निष्क्रिय है। ठीक है, एक तो होते हैं हमारे एक्टिव कंपोनेंट। एक्टिव कंपोनेंट कौन से होते हैं? ये वाले। ठीक है, पैसिव कंपोनेंट कौन से होते हैं? ये वाले। ठीक है, तो ये सक्रिय और निष्क्रिय, इसके अंदर एग्जांपल पूछा गया है एक्टिव कंपोनेंट का, तो एक्टिव कंपोनेंट हमारे होते हैं ये, पैसिव कंपोनेंट शायद मैंने उल्टा बता दिया हो, ये हमारे होते हैं पैसिव कंपोनेंट। ठीक है, तो ये हमारा ट्रांजिस्टर का जो एग्जाम्पल लिया गया है ये एक सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक घटक का एग्जाम्पल है। ठीक है, हमारे इसके अलावा पूछ लिया जाए एम्पलीफायर, डायोड, किस प्रकार के एग्जाम्पल है, तो आप कह दोगे ये हमारे होते हैं हमारे एक्टिव कंपोनेंट। उसके बाद पैसिव कंपोनेंट के अंदर 3 ही प्रकार के आते हैं, आरएलसी, रेजिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव। ठीक है, इन्हीं से हमारा टोटल सर्किट बनता है, रेजिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव। इसको मापा जाता है ओम में, इंडक्टिव रिएक्टेंस को भी ओम में मापा जाता है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस को भी ओम में मापा जाता है। इसको रेजिस्टेंस को तो ओम ही हो जाता है, लेकिन इंडक्टेंस को पूछ लिया जाता है जाए तो हेनरी हो जाता है। किसका? हेनरी। कैपेसिटेंस का पूछ लिया जाए तो आपका हो जाता है फेरेड।
कैपेसिटेंस का पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा, फेराड। ठीक है भाई, इस प्रकार से क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं। रेजिस्टेंस का सिंबल ये होता है, कैपेसिटर का सिंबल आप सभी ने देख लिया ये होता है, इंडक्टर का सिंबल होता है हमारा ये। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बीजेटी के टर्मिनल क्या होते हैं, बीजेटी के कितने टर्मिनल होते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया गया। या पूछ लिया गया कि बीजेटी के टर्मिनल कौन कौन से होते हैं। टर्मिनल से रिलेटेड मैंने अलग से वीडियो बना रखी है स्पेशली। तो सबसे पहले तो एग्जामिनर क्या पूछता है, बीजेटी का पूरा नाम पूछता है। बीजेटी का पूरा नाम होता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, बीजेटी, बी का हो जाता है बाइपोलर, बीजे का हो जाता है जंक्शन, टी का हो जाता है हमारा ट्रांजिस्टर, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है भाई, क्योंकि ये अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों प्रकार के करंट पे काम करता है भाई। ठीक है, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों प्रकार के करंट पे काम करता है, इसलिए इसका नाम कहा जाता है बाइपोलर ट्रांजिस्टर। इसके पॉइंट क्या क्या होते हैं, तो इसके पॉइंट होता है, एक तो हमारा होता है कलेक्टर, एक होता है गेट और एक होता है सोर्स। ठीक है भाई, सॉरी मैंने गलत बता दिया, एक तो होता है बेस, एक होता है कलेक्टर और एक होता है एमीटर। बेस, कलेक्टर और एमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको हम बता सकते हैं। अब ये तो हो गया हमारा दोस्तों बीजेटी, बीजेटी का टर्मिनल हो गया। बीजेटी से रिलेटेड या यूजेटी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में देखा होगा आपने, बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन एक एससीआर से पूछा जाता है कि एससीआर किस प्रकार का कंट्रोलिंग डिवाइस है, तो ये करंट कंट्रोलिंग डिवाइस है। किस प्रकार का, करंट कंट्रोलिंग डिवाइस। अगर पूछ लिया जाए ट्रायक का, TRI हमारा हो जाता है इसका AC, ट्रायक ऐसे ही लिखते हैं ना। ट्रायक कभी कौन सा है, तो ये भी हमारा कौन सा है, करंट कंट्रोलिंग डिवाइस है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए हमारा IGBT से रिलेटेड कि IGBT किस प्रकार का ये होता है हमारा IGBT। ठीक है, तो ये होता है हमारा वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। ये कौन सा होता है, वोल्टेज। IGBT के बारे में पूछ लिया जाए तो कौन सा हो जाएगा, वोल्टेज। FET का पूछ लिया जाए तो वो भी वोल्टेज होता है, बाकी सारे वोल्टेज होते हैं। मोसफेट का पूछ लिया जाए तो कौन सा होता है, ये भी वोल्टेज कंट्रोलिंग डिवाइस होता है। UJT का पूछ लिया जाए तो ये भी कौन सा होता है, ये भी आपका वोल्टेज कंट्रोलिंग डिवाइस हो जाता है। अब आ जाते हैं इनके टर्मिनल के बारे में भाई। ठीक है भाई, टर्मिनल कौन कौन से हो जाते हैं इसके, तो SCR के टर्मिनल कौन कौन से हो जाते हैं, जिसको कहते हैं AKG। ठीक है, ये हमारे SCR के टर्मिनल AKG। उसके बाद ट्रायक के कौन कौन से टर्मिनल होते हैं, तो ट्रायक के अंदर होते हैं हमारा MT1, इसको ऐसे लिखते हैं MT1, फिर लिखते हैं MT2 और फिर लिखते हैं G। ये हमारे ट्रायक के टर्मिनल मिलेंगे आपको। ठीक है, उसके बाद मान लो IGBT के टर्मिनल पूछ लिया जाए तो ECG। IGBT के तो सिंपल है, IGBT को बोलेंगे ECG। ठीक है भाई, एमीटर, कलेक्टर, गेट, ये हो जाते हैं। उसके बाद UJT का कई बार पूछ लिया जाता है, UJT के कौन कौन से टर्मिनल होते हैं, तो UJT के आप कहोगे B1, B2 और E। UJT के B1 और B2 और E। ठीक है भाई, बेस 1, बेस 2 और एमीटर। उसके बाद मोसफेट का पूछ लिया जाए, मोसफेट के जो टर्मिनल होते हैं ना, वो होते हैं हमारे DSG। कौन कौन से, DSG। तो ये इतने प्रकार के इनके पॉइंट होते हैं और ये आपको याद रखने पड़ेंगे भाई। अब थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं इनकी परतों के ऊपर, यानी इनकी परतें कौन कौन सी होती है। परतें पूछ ली जाए तो SCR में परत होती है 4। SCR में परत कितनी होती है, 4। जिसके अंदर परत 4 होगी उसके जंक्शन क्या होगा, जंक्शन हमेशा कम होते हैं। परत से जंक्शन हमेशा क्या होते हैं, कम होते हैं, ये आपको ध्यान में रखनी है। तो एक कम कर देना है। ठीक है, जैसे डायोड के अंदर क्या होती है, 3 परतें होती हैं, तो जंक्शन कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। जैसे ट्रायक के अंदर पूछ लिया जाए तो जंक्शन परत कितनी होती है, 4, लेकिन जंक्शन कितने हो जाएंगे हमारे, 3। इस प्रकार से एक परत कम कर देनी है आपको। ठीक है, UJT के अंदर देखिए कितनी परत होती है, तो आप कह दोगे 2 होती है, लेकिन जंक्शन पूछा जाए तो 1 होता है। मोसफेट का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है, तो मोसफेट की परतें पूछ ली जाए तो 3, लेकिन जंक्शन पूछ ली जाए तो 2। एक कम कर देना है आपको, सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है, जंक्शन आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। क्लियर है भाई, तो इस प्रकार से क्वेश्चन उठाए जाएंगे। BJT, UJT, मोसफेट, FET। FET का फुल फॉर्म होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। मोसफेट का पूछ लिया जाए MOSFET। ठीक है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये इसका फुल फॉर्म हो जाता है भाई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ काफ़ी बार, इसमें से क्वेश्चन ही तो पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस प्रकार से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है भाई, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा C, बेस, कलेक्टर और एमीटर। ठीक है, बेस, कलेक्टर और एमीटर इसके हमारे हो जाते हैं मेन इसके टर्मिनल, और इसका फुल फॉर्म हो जाता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक ट्रांसफार्मर में प्राथमिक व द्वितीय कुंडली के मध्य प्रतिरोध होता है। कोई भी ट्रांसफार्मर है उसकी जो प्राइमरी और सेकेंडरी होती है, ट्रांसफार्मर के अंदर मान लो ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है, ये वाली। ठीक है भाई, इसको PW बोल देते हैं, इसको SW बोल देते हैं। इसके बीच में जो प्रतिरोध होता है वो पूछा गया है। तो इसके अंदर बीच में जो प्रतिरोध होता है वो होता है हमारा अनंत।
इसको क्या बोलेंगे, अनंत, क्योंकि इनके बीच का जो रेजिस्टेंस होता है ना वो अनंत का मतलब है इन्फिनिटी, जिसको माप नहीं सकते आप, क्या नहीं कर सकते, माप नहीं कर सकते। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर के सॉरी ट्रांसफार्मर के दो वाइंडिंग का बीच का जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है अनंत। ये कैसे जुड़ी होती है, तो ये जुड़ी होती है चुंबकीय रूप से। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए ना, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग कैसे जुड़ी होती है, तो आप कहोगे ये चुंबकीय रूप से जुड़ी होती है। पावर ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी पूछी जाती है कभी कभी, ठीक है, पीटी लिख देता हूँ पावर ट्रांसफार्मर। तो आप पावर ट्रांसफार्मर की कभी भी एफिशिएंसी पूछ ले तो ये एफिशिएंसी ज़्यादा देते हैं आपको, 98% ऑप्शन करके आ जाना। ठीक भाई, ट्रांसफार्मर की पावर ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी पूछी जाए तो 98%। उसके बाद पूछा जाए ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो आप कहोगे म्यूचुअल इंडक्शन के, म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर ये काम करता है। उसके बाद ट्रांसफार्मर किस सप्लाई पर काम करता है, तो आप कहोगे सिर्फ एसी सप्लाई पर काम करता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर क्या नहीं बदलता, तो एक तो ये पावर नहीं बदलता, दूसरी ये फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता, करंट और वोल्टेज को ये चेंज करता है। लेकिन क्वेश्चन ऑप्शन दे दिया जाए कि वोल्टेज को बदलता है तो आप वोल्टेज जो है सही करके आ जाओगे, वोल्टेज के बाद करंट दिया हुआ है तो करंट सही करके आ जाओगे, लेकिन सबसे पहले आप वोल्टेज बताओगे। ठीक है, क्योंकि ट्रांसफार्मर का काम होता है वोल्टेज को बिना घटाए बढ़ाए, सॉरी फ्रीक्वेंसी को बिना बदले वोल्टेज को जो घटाता बढ़ाता है, वोल्टेज को अप और डाउन करता है, उसको हम कह देते हैं ट्रांसफार्मर। क्लियर है भाई, इतने प्रकार के क्वेश्चन आपके ट्रांसफार्मर में से बेसिक बनते हैं। ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो आप कह दोगे ऑटो ट्रांसफार्मर सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। ऑटो ट्रांसफार्मर में कितनी कॉइल होती है, तो आप कह दोगे ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर सिर्फ एक ही कॉइल होती है। क्लियर भाई, किसके तौर पे यूज़ करते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज़ पूछा जाता है तो ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज़ करेंगे हम स्टेबलाइजर के अंदर और बूस्टर के अंदर। कहाँ पे, ऑटो ट्रांसफार्मर वर्धक या बूस्टर के रूप में यूज़ करते हैं या स्टेबलाइजर के अंदर यूज़ करते हैं। क्लियर है भाई, यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो मैंने 4 वीडियो बना रखी है अपने कोर्स के अंदर। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाते ही डाउनलोड करके सारा वीडियो लेक्चर टोटल कवर कर लें भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तेल से भरे ट्रांसफार्मर के रूप में प्रयुक्त होना चाहिए। तेल से भरे हुए ट्रांसफार्मर के अंदर जो है प्रयुक्त किया जाना चाहिए, क्या प्रयुक्त किया जाना चाहिए, क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले तो तेल से भरे हुए ट्रांसफार्मर जितने भी प्रकार के होते हैं सारे के सारे तेल से ही भरे होते हैं। ठीक है, तो तेल से भरे हुए ट्रांसफार्मर कूलिंग शीतलक दी जाएगी। शीतलक पूछी गई है, किस प्रकार के शीतलन का आप प्रयोग करोगे। ठीक है, तो इसके राइट ऑप्शन की हम बात करें तो ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, इसके अंदर हम जो तेल यूज करते हैं वो हम शीतलक के रूप में करते हैं। सबसे पहले तो उस ट्रांसफार्मर का तेल जो होता है वो ठंडा रखता है। उसके बाद सेकंड काम क्या होता है इसका, वो इसके बीच का जो इंसुलेशन होता है ना, इंसुलेशन बनाए रखता है, इंसुलेशन। ठीक है, इंसुलेशन मान लो वाइंडिंग रखी हुई है ट्रांसफार्मर के अंदर, टैंक के अंदर, तो उस वाइंडिंग को ठंडा रखता है और आपस में तीनों वाइंडिंग के बीच का इंसुलेशन भी ये बनाए रखता है। ठीक है भाई, अब इस जो ऑयल इसके अंदर भरते हैं ये किस प्रकार का ऑयल होता है, तो आप कह दोगे नेप्था ऑयल होता है। ये किस प्रकार का ऑयल होता है, नेप्था ऑयल। इसको खनिज तेल भी बोल देते हैं, मिनरल ऑयल भी बोल देते हैं और नेप्था ऑयल भी बोल देते हैं। क्लियर है भाई, इसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, तो इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मैं SR लिख दिया, तो ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसका उच्च होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। इसकी पेरा विद्युत सामर्थ्य क्या होनी चाहिए। ठीक है, पेरा विद्युत सामर्थ्य को कहते हैं हमारा डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इसको बोल देते हैं डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, या शॉर्टकट में मैंने DS लिख दिया भाई। ठीक है, वो भी क्या होनी चाहिए, इसकी उच्च होनी चाहिए। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी उच्च होनी चाहिए, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी उच्च होना चाहिए। सब उसके बाद पूछा जाता है इसका फ्लैश पॉइंट, फ्लैश पॉइंट को FS लिख दूं मैं, इसका फ्लैश पॉइंट भी क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। ठीक है, जो अपने अंदर तेल को फटे बिना रोक सके, फ्लैश पॉइंट बोल देते हैं। इस प्रकार के तेल के अंदर क्या नहीं होता, तो आप कहोगे केमिकल रिएक्शन नहीं होता इसके। ठीक है, जो तेल हम यूज करते हैं तो इसके अंदर क्या नहीं होता, तो आप कह दोगे केमिकल रिएक्शन। ये लिख दिया मैंने CR, केमिकल रिएक्शन नहीं होता, रासायनिक प्रतिक्रिया रहित होना चाहिए ये तेल। क्लियर है भाई। अगला क्वेश्चन मैं देखूँ इसके अंदर, मान लो एक और ऑप्शन पूछा जाए तो आप कह दोगे केमिकल इम्प्योरिटीज यानी अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, केमिकल अशुद्धियाँ। ठीक है, इसको बोला जाता है इम्प्योरिटीज। ठीक है, I लिख दिया मैंने। क्लियर है भाई, इसके अंदर किसी भी प्रकार की अशुद्धियाँ जो है नहीं होनी चाहिए। ठीक है, प्योर शुद्ध होना चाहिए। उसके बाद इसके अंदर मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस तेल के अंदर धूल नहीं होनी चाहिए, नमी नहीं होनी चाहिए, जिसको मॉइस्चर बोलते हैं। तो इसका इस प्रकार की अगर नमी आ जाती है तो एक ऑयल टेस्टिंग की
किट आती है, ऑयल टेस्टिंग किट, ठीक है, OTC बोल दिया मैंने मान लो। तो ये ऑयल टेस्टिंग किट से इसको हम चेक कर सकते हैं, जो ऑयल होता है उसकी नमी जो होती है ना उसके डालकर उसके हम चेक कर सकते हैं। आगे आता है एक न्यून श्यानता, इसकी श्यानता भी क्या होनी चाहिए, न्यून होनी चाहिए, ठीक है, श्यानता इसकी होनी चाहिए न्यून, लो होनी चाहिए, बाकी सारी चीज़ इसकी हाई होनी चाहिए। तो तेल के अंदर इतनी प्रकार की जो है क्वालिटीज़ होनी चाहिए। अब एग्जामिनर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दे सकता है ऑप्शन के अंदर, एग्जामिनर डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दे सकता है, एग्जामिनर फ्लैश पॉइंट दे सकता है, एग्जामिनर दे सकता है हमारा CR को हमने क्या लिखा था, केमिकल रिएक्शन, ठीक है भाई, केमिकल इम्पर्टीज और धूल या नमी होनी चाहिए। एग्जामिनर इतने प्रकार के ऑप्शन दे सकता है, तो आपको किसी भी ऑप्शन में किसी भी प्रकार का तेल से क्वेश्चन पूछा जाए तो वो भी आपका गलत नहीं होना चाहिए। राइट ऑप्शन इसका हमारा रहेगा ऑप्शन ए। ट्रांसफार्मर के अंदर तेल डालता है जो वाइंडिंग को ठंडा रखता है और उनके बीच इंसुलेशन प्रदान करने का ये काम करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भूमि के प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? भूमि के प्रतिरोध को मापना है यहाँ पे आपको, ठीक है। अब आगे हम मान लो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वाले चैप्टर में से, ठीक है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वाले चैप्टर में मैंने कई चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट बताई है कि आपको क्या याद करना है। एक तो MI टाइप मीटर याद करना है, एक PMMC प्रकार का मीटर, इनको दोनों को अच्छे से कवर करना है। उसके बाद आपको डैम्पिंग याद करनी है, उसके बाद आपको याद करना है एनर्जी मीटर, ठीक है, एनर्जी मीटर ये भी याद करना है। एनर्जी मीटर के आपको याद करने हैं फॉल्ट, ठीक है। इतने प्रकार के क्वेश्चन आपको याद करने हैं। उसके बाद आपको मेगर और अर्थ टेस्टर, इन दोनों को याद करना है। अब क्वेश्चन पूछा गया है भूमि के प्रतिरोध को मापने के लिए किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग करेंगे, तो भूमि का प्रतिरोध हम मापेंगे अर्थ टेस्टर से। किससे मापेंगे? भूमि का प्रतिरोध मापने के लिए अर्थ टेस्टर का प्रयोग किया जाता है। मेगर का प्रयोग कब करेंगे? वायरिंग का इंसुलेशन, कोई भी वायरिंग कर ली हमने तो किसी भी प्रकार के संस्थान के अंदर वायरिंग कर दी तो उसका इंसुलेशन मापने के लिए, ठीक है, संस्थापन में इंसुलेशन का प्रतिरोध मापने के लिए हम यूज करेंगे मेगर का, ठीक है। इसे हम टेस्ट कर सकते हैं, कंटिन्यूटी वगैरह टेस्ट होता है, ठीक है, इंसुलेशन टेस्ट होता है, तो ये हम कर सकते हैं मेगर से। उसके बाद डिजिटल मल्टीमीटर को कहते हैं एवोमीटर, क्या कहते हैं? एम्पेयर वोल्ट ओम मीटर। मल्टीमीटर, डिजिटल मल्टीमीटर हो जाता है एक मल्टीमीटर। मल्टीमीटर वैसे दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है एनालॉग मल्टीमीटर, एनालॉग मल्टीमीटर कौन से होते हैं? जो स्केल के ऊपर रीडिंग देते हैं, स्केल और पॉइंटर के माध्यम से जो एनालॉग मल्टीमीटर होते हैं वो हमें स्केल पे रीडिंग देते हैं, ठीक है। और दूसरे प्रकार के मल्टीमीटर आते हैं डिजिटल मल्टीमीटर, जो हमें अंकों में किसी भी राशि को जो अंकों में हमें दर्शाते हैं उनको कह देते हैं हम डिजिटल मल्टीमीटर। और डिजिटल मल्टीमीटर को एवोमीटर के नाम से भी जानते हैं। किस प्रकार के मीटर को? हमारे डिजिटल मल्टीमीटर को एवोमीटर, कई बार पहले जो लिखते थे ना इसको एवोमीटर लिखते थे। अब मल्टीमीटर किसे कहते हैं? जो एक से अधिक राशियों को मापे या दो से अधिक राशियों को मापे जाने वाले मीटर को हम कहते हैं मल्टीमीटर। क्लियर है भाई? इतने प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर। अब मेकर किस प्रकार का है? तो लगभग ये हमारे जो सीरीज मोटर होती है, DC सीरीज मोटर, उस प्रकार का होता है, उस प्रकार की इसकी बनावट होती है, ठीक है। कितने RPM पर मेगर को घुमाया जाता है? तो 160 RPM पर घुमाया जाता है। मेगर कितनी वोल्टेज पैदा करता है? तो लगभग 110 से लेके 500 वोल्ट तक की मेगर जो है वोल्टेज भी पैदा कर देता है। क्योंकि मेगर से रिलेटेड मैंने पहले भी क्वेश्चन बताए थे आपको कि मेगर किस सिद्धांत पर काम करता है। ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप कह दोगे DC मोटर के सिद्धांत पर मेगर काम करता है। किस पर सिद्धांत पर? DC मोटर के सिद्धांत पर काम करता है। मेगर से करते क्या है? इसको बोलते हैं मेगा ओम। इसके ऊपर जो रीडिंग होती है ना उसके ऊपर लिखा था मेगा ओम मीटर, ऐसे लिखा मिलेगा। आपने कभी नहीं देखा है तो जरूर देखना, मेगा ओम मीटर लिखा मिलेगा। तो ये किस सिद्धांत पर काम करता है? तो आपको DC मोटर के सिद्धांत पर काम करता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा रेजिस्टेंस मापता है, तो ये उच्च प्रतिरोध मापता है। इसलिए इसका एक और नाम भी है, इसको इंसुलेशन टेस्टर भी कहते हैं। मेगर का दूसरा नाम क्या है? तो आप कह दोगे इसको इंसुलेशन टेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। मेगर में होता क्या क्या है? तो मेगर के अंदर एक तो CC कॉइल होती है, एक होती है हमारी PC कॉइल। CC कॉइल और PC कॉइल दो प्रकार की कॉइल होती है। मेगर किस प्रकार का उपयंत्र है? तो आप कह दोगे MC प्रकार का, मूविंग कॉइल प्रकार का। किस प्रकार का? मूविंग कॉइल प्रकार का। अब मेगर का उपयोग पूछ लिया जाए कि मेगर का उपयोग कहाँ करते हैं, तो 5 जगह मेगर का उपयोग करते हैं। कितनी जगह? 5 जगह। सबसे पहले मैं बात करूं तो इसका आप कह दोगे इंसुलेशन प्रतिरोध मापने के लिए, इंसुलेशन, ठीक है, इंसुलेशन प्रतिरोध मापने के लिए मेगर का यूज करेंगे। सेकंड पूछ लिया तो आप कह दोगे कंटिन्यूटी जांच के लिए, कंटिन्यूटी जांच के लिए यानी निरंतरता जांच करने के लिए आप मेगर का यूज कर सकते हो। तीसरे नंबर का पूछ लिया जाए तो लाइन से लाइन फॉल्ट, लाइन टू लाइन फॉल्ट के अंदर भी हम मेगर का यूज कर सकते हैं। और तीसरी प्रकार के बाद चौथी प्रकार का पूछ लिया जाए तो अर्थ फॉल्ट, लाइन से अर्थ फॉल्ट, लाइन
टू अर्थ फॉल्ट के अंदर भी हम मेकर का यूज कर सकते हैं। अब पांचवां मेकर का यूज पूछ लिया जाए तो क्या बताओगे, तो खुला सर्किट यानी ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट। ओपन सर्किट की भी ये जांच कर सकता है और शॉर्ट सर्किट की भी ये जांच कर सकता है। 5 प्रकार के काम ध्यान में रखने। दोबारा मैं बता दूं, इंसुलेशन प्रतिरोध मापने के काम आता है, कंटिन्यूटी टेस्ट करने के काम आता है, लाइन टू लाइन फॉल्ट इसे चेक कर सकते हैं, लाइन टू अर्थ फॉल्ट टेस्ट इसे कर सकते हैं, ओपन सर्किट इसे टेस्ट कर सकते हैं और शॉर्ट सर्किट भी इसे टेस्ट कर सकते हैं। इतने प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों मेकर से उठाए जाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। ठीक है भाई, मेकर किस सिद्धांत पर काम करता है तो आप कह दोगे डीसी मोटर के सिद्धांत पे ये काम करता है। मेकर को कितने आरपीएम पे घुमाया जाता है तो आप कह दोगे मेकर को 160 आरपीएम पे घुमाया जाता है। इसकी प्रचालन वोल्टेज कितनी हो सकती है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मेकर जो होता है उसकी प्रचालन वोल्टेज कितनी हो सकती है, तो ये अलग अलग जगह अलग अलग वोल्टेज में मिलेंगे आपको। 100 वोल्टेज से लेके ये आपको 5000 वोल्टेज तक की रेंज की मिल जाएंगी। कितनी वोल्टेज से, 100 वोल्ट से लेके 5000 तक की वोल्टेज की रेंज के आपके ये मिलते हैं। ठीक है भाई, तो इसके अंदर पैमाना किस प्रकार का होता है, तो इसके अंदर आप कह दोगे ओम मीटर टाइप पैमाना होता है। ठीक है, इसका जो स्केल होती है वो किस प्रकार की होती है तो आप कह दोगे ओम मीटर टाइप, क्योंकि ओम में लिखा होता है, इसके ऊपर लिखा होता है एम ऐसे सिंबल और फिर मीटर, मेगा ओम मीटर, क्योंकि रेजिस्टेंस को ये किस में मापता है तो मेगा ओम मीटर के अंदर मापता है। इसकी स्केल कैसे होती है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मेगर जो होता है उसकी स्केल कैसे होती है, तो इस साइड होती है इन्फिनिटी। ठीक है, मेगर की स्केल जो होती है वो इस साइड होगी, हमारे लेफ्ट हैंड साइड होगी इन्फिनिटी और राइट हैंड साइड क्या होगी, शून्य। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। ठीक है भाई, तो मेकर किस प्रकार का डिवाइस है, तो मेकर एक सिद्धांत पूछे जाए, मान लो मेकर किस सिद्धांत पर काम करता है तो आप कह दोगे मेकर डीसी मोटर के सिद्धांत पर काम करता है। मेकर क्या मापता है तो आप कह दोगे मेकर हाई रेजिस्टेंस मापता है, उच्च प्रतिरोध हाई रेजिस्टेंस मापने के काम मेकर आता है। डीसी मोटर के सिद्धांत पे काम करता है। मेकर का आरपीएम पूछ लिया जाए तो मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेकर के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। उसके बाद मेकर किस प्रकार का उपयंत्र है तो एमसी टाइप, मूविंग कॉइल टाइप, मूविंग कॉइल प्रकार का यंत्र होता है। मेकर में मूविंग कॉइल टाइप का उपयंत्र प्रयोग किया जाता है। ठीक है भाई, अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है अभी मेकर का, लास्ट क्वेश्चन कहते हैं उसको। ठीक है, वो कौन सा होगा कि मेकर को कभी भी चालू सप्लाई के अंदर यूज नहीं करना चाहिए। कौन सी सप्लाई के अंदर, चालू सप्लाई के अंदर। अगर सप्लाई हमारे वायरिंग के अंदर चल रही है तो इसको कभी भी चालू सप्लाई के अंदर प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है भाई, इतने प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, अर्थ टेस्टर से रिलेटेड, इंसुलेशन टेस्टर से रिलेटेड या ओम मीटर से रिलेटेड। तो इतने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमारे मेकर से संबंधित, तो मेकर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चित्र में दर्शित युक्ति है, यानी जो चित्र के अंदर जो चीज़ दर्शाई गई है वो क्या चीज़ है, ये क्वेश्चन बताया गया है। तो चित्र के अंदर क्या चीज़ नजर आ रही है आपको, तो इसको बोलते हैं ग्रोमेट। क्या बोलते हैं इसको, ग्रोमेट। ठीक है, ये काम क्या आती है ग्रोमेट, तो ग्रोमेट एक टाइप का सेफ्टी डिवाइस है। ठीक है, इससे क्या करते हैं, मान लो ये बोर्ड है, ठीक है, तो इसके अंदर ये लोहे की चादर लगी हुई है, इसके अंदर से हमें केबल बाहर निकालनी है। तो इस केबल के बीच में, इस केबल के बीच में जो ये इंसुलेशन के रूप में ये एक गोल गोल युक्ति जो लगाते हैं, जो धात्विक चादर और जो उपकरण की बॉडी से अलग रखता है उसको जो है लगाते हैं, उसको ग्रोमेट कहते हैं। इसके बीच में लगाएंगे ना इसके पछाड़, क्योंकि सीधी केबल लाएंगे एक चादर में से निकाल के तो केबल हमारी कट जाएगी, केबल क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो केबल को कटने से बचाने के लिए हम जो धात्विक चादर के अंदर यूज करते हैं उसको कहते हैं ग्रोमेट। ठीक है, इसके अंदर से यहाँ केबल डाल देंगे और यहाँ से निकाल देंगे, ये हमारा पार्ट फंस जाता है हमारे चादर के अंदर। क्लियर है भाई। एक पूछा जाता है क्वेश्चन स्लीव से रिलेटेड, ये मशीन कंट्रोल की जो वायरिंग होती है ना वहाँ से क्वेश्चन उठाया जाता है भाई। ठीक है, मशीन कंट्रोल वायरिंग के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे इनकी, जैसे ऐसे पूछा जाएगा VFD का फुल फॉर्म क्या है, क्वेश्चन पूछा जाएगा VFD। ठीक है, VFD को क्या बोलेंगे, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। ठीक है, ये क्या होता है, तो ये एक जो है हमारा फ्रीक्वेंसी को चेंज करने के डिवाइस है। ठीक है, और ये किस प्रकार का है, तो ये जो मशीन के कंट्रोल पैनल होते हैं ना वहाँ यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं, मशीन के कंट्रोल पैनल के अंदर। उसके बाद क्वेश्चन पूछ लिया जाए स्लीव, क्वेश्चन पूछा जाएगा स्लीव में से, कंट्रोल पैनल की वायरिंग में से स्लीव में से क्वेश्चन ना उठाया जाए तो ऐसा तो कभी होता ही नहीं है। तो स्लीव में से क्या क्वेश्चन उठाएंगे कि स्लीव निर्माण के लिए किस किस प्रकार का मटेरियल यूज करते हैं। तो स्लीव के लिए स्लीव बनाई जाती है PVC की भी, पॉलीविनाइल क्लोराइड की भी। स्लीव बनाई जाती है एम्पायर क्लॉथ की भी, एम्पायर क्लॉथ की भी। ठीक है भाई, स्लीव का देख लीजिए, स्लीव एम्पायर क्लॉथ की भी बनाई जाती है। स्लीव बनाई जाती है नायनोल की भी, हमारा हो जाता है आगे नायनोल,
ये स्लीव क्या करती है, जो तारों के ऊपर इंसुलेशन के रूप में हम चढ़ाते हैं, ठीक है। तो इतने प्रकार से तरीकों से हम स्लीव का निर्माण करते हैं। स्लीव के अलावा दोस्तों ग्रोमेट में से क्वेश्चन भी उठाया जा सकता है, ठीक है। तो इतने प्रकार के क्वेश्चन हमारे इनसे जुड़े हुए हैं जो आपको एग्जाम में जो है हो सकता है मिल जाए, आपको जो है इसको गलत बिल्कुल भी नहीं करना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी तार प्रणाली, जैसे कि ये दोस्तों HSC एलएम 2020 में ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी तार प्रणाली आवासीय भवनों में वायरिंग का सबसे आम, यानी सबसे आम यूज करते हैं, उसके बाद सबसे सुरक्षित तरीका है, उसके बाद एक सुंदर प्रतीत होती है, यानी प्रतीत भी क्या होती है, अच्छी लगती है। तो इस प्रकार की वायरिंग का आपको नाम बताना है। तो इस प्रकार की दोस्तों वायरिंग की बात की जाए तो वायरिंग इस प्रकार की सभी को पता है, जो हमारी होती है वो होती है हमारी कंसील्ड वायरिंग सिस्टम। जो हम लोहे की पाइप, धात्विक चादर के पाइप जो होती है वो यूज करते हैं, तो वो सबसे आम यूज करते हैं, ठीक है। छतों के अंदर आपने देखा होगा आजकल पाइप ही दबाते हैं, ओपन वायरिंग तो कोई करते ही नहीं है। सबसे सुरक्षित भी ये है, क्योंकि ये पाइप क्या हो गया, अंदर जब दब जाती है दीवार के, तो सबसे सुरक्षित भी है और सुंदर, देखने में भी सुंदर लगती है, ठीक है। तो इस प्रकार की वायरिंग पूछी जाती है। अब वायरिंग मैंने बताई थी स्थायी और अस्थायी, दो प्रकार की वायरिंग होती है, ठीक है भाई, स्थायी और अस्थायी। स्थायी वायरिंग के अंदर कौन कौन सी वायरिंग आती है, तो स्थायी वायरिंग के अंदर आती है बेटन वायरिंग, सबसे पहले बेटन वायरिंग उसके बाद केसिंग कैपिंग वायरिंग, कौन सी, केसिंग कैपिंग वायरिंग उसके बाद हमारी आती है कंड्यूट वायरिंग, कौन सी आती है, कंड्यूट वायरिंग ये वायरिंग आती है स्थायी वायरिंग। अब कैसिंग कैपिंग वायरिंग भी दो प्रकार की होती है, एक तो पीवीसी की कैसिंग कैपिंग होती है, एक लकड़ी की कैसिंग कैपिंग होती है। कंड्यूट वायरिंग भी दो प्रकार की होती है, तो एक तो पीवीसी की कंड्यूट वायरिंग होती है, एक कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग होती है, ठीक है भाई। अब यहाँ अस्थायी वायरिंग का एग्जाम्पल पूछ लिया जाए तो एक तो होती है फ्लेक्सिबल केबल वायरिंग, ठीक है। दूसरा पूछा जाएगा क्लीट वायरिंग, कौन सी, क्लीट वायरिंग। अब क्लीट वायरिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कैसा पूछा जाएगा, क्लीट वायरिंग क्या पूछा जाएगा, जो जो क्लीट लगाते हैं वो दो क्लीट के बीच की दूरी कितनी होती है, जो भी दो क्लीट यूज करते हैं उनके आपस में बीच की दूरी कितनी होती है, तो आप कह दोगे 60 सेंटीमीटर की दूरी होती है। जो भी दो क्लीट लगाते हैं उनकी दूरी किससे अधिक नहीं होनी चाहिए और किससे कम नहीं होनी चाहिए, तो आप कह दोगे क्लीट वायरिंग के अंदर जो लगाते हैं वो 60 सेंटीमीटर से अधिक इनकी दूरी नहीं होनी चाहिए, ना इनसे कम होनी चाहिए। अब क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जो कंड्यूट वायरिंग के अंदर जो कंड्यूट पाइप यूज करते हैं उसका आंतरिक व्यास कितना होना चाहिए, तो अगर कंसील्ड वायरिंग का पूछा जाए तो उसका आंतरिक व्यास होगा 12.7 mm, क्लियर है। अगर पीवीसी की पाइप पूछ ली जाए तो 20 mm से लेके हमारी हो जाती है 64 mm, इतने बड़ी पाइप इसके अंदर यूज कर सकते हैं अगर पीवीसी का पूछा जाए तो, क्लियर है। पीवीसी का पूछा जाए तो आप 20 mm से 64 mm तक की जो है बता सकते हो। उसके बाद जो कंड्यूट वायरिंग के अंदर सेडल लगाते हैं उन सेडल की दूरी कितनी होनी चाहिए, तो वो भी हमारी कितनी होनी चाहिए, 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर जंक्शन बॉक्स लगा दिया, जंक्शन बॉक्स के बाद पाइप लगा रहे हैं तो प्रथम सेडल की दूरी पूछ ली जाए कि जंक्शन बॉक्स के बाद प्रथम सेडल की दूरी कितनी होगी, तो आप कह दोगे 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उसके बाद केसिंग कैपिंग वायरिंग में से क्वेश्चन क्या उठाया जाएगा कि केसिंग कैपिंग वायरिंग कितने प्रकार की होती है, तो आप कह दोगे केसिंग कैपिंग वायरिंग दो प्रकार की होती है, ठीक है। एक तो होती है लकड़ी की केसिंग कैपिंग, एक होती है हमारी पीवीसी की केसिंग कैपिंग, ठीक है भाई। बेटन वायरिंग के अंदर कौन सी लकड़ी का यूज करते हैं, तो बेटन वायरिंग के अंदर जो है सागवान की बेटन यूज करते हैं। पुराने टाइम की बात कर रहा हूं मैं, जब आजकल तो बेटन वायरिंग के अंदर पीवीसी की बेटन वायरिंग आती है, लेकिन पहले क्या आती थी, बेटन वायरिंग के अंदर हम यूज करते थे लकड़ी की वायरिंग के अंदर, ठीक है। लकड़ी की जो सागवान की लकड़ी हम यूज करते थे, ठीक है। उसके अंदर दो क्लिपों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, तो क्षैतिज स्थिति में पूछा जाए तो 10 सेंटीमीटर, क्षैतिज स्थिति में पूछा जाए। अगर पूछा जाए, क्वेश्चन पूछ लिया गया ऊर्ध्वाकार स्थिति में, तो ऊर्ध्वाकार में हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ये इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार वायरिंग होती है, रूल याद नहीं है तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे भाई, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन आपको वायरिंग में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वायरिंग एसेसरी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हमारे जैसे एल्बो यूज किया जाता है कितने डिग्री मोड के लिए, तो आप कह दोगे 90 डिग्री के मोड के लिए एल्बो का यूज किया जाता है। अब वायरिंग एसेसरी में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस टॉपिक में से बनता है, तो केप में से बनता है। जो लैंप होल्डर होते हैं ना, लैंप होल्डर में से बनता है। सबसे पहले लैंप होल्डर आता है हमारा स्क्रू टाइप के, मैं इसको थोड़ा सा ध्यान से बता देता हूं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। स्क्रू टाइप केप कितने वाटेज तक यूज करते हैं, तो 200 वाट से कम, 200 वाट से कम स्क्रू टाइप केप। अब स्क्रू टाइप केप जो होती है ना हमारी, वो 200 वाट से कम के जो लैंप होल्डर होते हैं उनके अंदर हम यूज़ कर सकते हैं भाई, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद 200 वाट या 300 वाट की क्षमता तक कौन सी केप यूज़ करेंगे, तो आप कह दोगे एडिशन स्क्रू कैप यूज करेंगे 200 से लेके 300 वाट तक, एडिशन स्क्रू कैप। उसके बाद 300 से अधिक आ जाती है गोलियत,
कौन सी आ जाती है, गोलियत। तो गोलियत एडिशन स्क्रू कैप कितने जो है वो इस्तेमाल करोगे तो आप कह दोगे 300 वाट से अधिक। ये 200 वाट तक या 200 वाट से कम, ये 200 से 300 और ये हो जाएगा हमारी 300 वाट। इतने प्रकार के क्वेश्चन हमारे पूछे जाएंगे केप से रिलेटेड। और ये केप जो गोलियत एडिशन स्क्रू का केप जो होता है ये किसका बना होता है, तो आप कह दोगे ये बना होता है पोर्सलीन का। किसका बना होता है भाई, पोर्सलीन का। तो यहाँ से भी क्वेश्चन उठाया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें एक चूड़ी सी कटी होती है और चूड़ी के ऊपर ये होल्डर लगा होता है जो पोर्सलीन का बना होता है, ठीक है, जो इसका पूरा कवर होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका टी ज्वाइंट से, ठीक है, किसी भी वायरिंग में से हमें पॉइंट लेने के लिए टी ज्वाइंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, अलग से सप्लाई लेने के लिए। इसके कितने मार्ग होते हैं, तो ये 3 मार्ग होता है, ठीक है। एक हमारा सर्कुलर बॉक्स होता है, इसको 2 वे 4 वे या सिंगल वे के अंदर मिलता है। जो जंक्शन बॉक्स ऐसा नहीं होता है जिसके अंदर ऐसे ऐसे और ऐसे कटे होते हैं, तो ये हमारा 4 वे जंक्शन बॉक्स हो जाता है, 4 वे सर्कुलर जंक्शन बॉक्स इसको हम बोलेंगे, ठीक है भाई। तो इतने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों आज का हमारा सेशन जो है वो खत्म हो जाता है। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल पर नए आए हो तो, ठीक है, नहीं तो दोस्तों हम मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।